हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिकी समर्जित में। तो बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 2 के कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक के बारे में, और ये एक्सरसाइज क्वेश्चन रहेगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो आज का रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 11, और आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है टू वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड 2 मीटर एंड 3 मीटर, द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। पहले तो आपको फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट करना है, फिर फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, पहले तो हमें स्केलर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है, उसके बाद फिर वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, एक वेक्टर ले लेंगे हम लोग ए जिसका मैग्नीट्यूड है हमारे पास 2 मीटर, दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी जिसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 मीटर। ओके, अब इसके बीच का जो एंगल है हमारे पास वो हमारे पास है थीटा डिग्री, 60 डिग्री। तो ये कुछ इस तरीके का वेक्टर हो जाएगा, 60 डिग्री है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। पहले तो बोला है कि डॉट प्रोडक्ट निकालो, स्केलर प्रोडक्ट। तो आपको बता दें कि स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट एक ही बात होती है। तो स्केलर प्रोडक्ट या फिर आप इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हो। आपको इसका फॉर्मूला पता है कैसे निकलता है ये, ए डॉट बी कैसे निकलता है। ए डॉट बी अगर हम लोग करते हैं तो कैसे निकलता है ये, एक सेकंड। अगर हम ए डॉट बी निकालना चाहेंगे तो ए डॉट बी, तो ये क्या निकलेगा, ए का मैग्नीट्यूड फिर बी का मैग्नीट्यूड और उसके बाद हम लोग कॉस थीटा लगाते हैं। तो बस इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ए डॉट बी निकल जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है हमारे पास, 2 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 3 है, कॉस थीटा का वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 3 यहाँ पे, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 3 मीटर। आपका ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर। दूसरा में हमसे पूछा गया है वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालो। तो वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट एक ही बात होती है, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये दोनों एक ही बात होती है, इसमें हमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम लोग ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं। ए क्रॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन थीटा। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दिया है 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना दिया है तो 3, मैग्नीट्यूड ऑफ थीटा कितना है 60 है। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू √3/2 करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 3√3, और यही आपका आंसर हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और ये हमारे डॉट प्रोडक्ट का आंसर यानी स्केलर प्रोडक्ट का आंसर होगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हमारा आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि A1 A2 जो भी है यहाँ पे A1 से A6 तक है और वापस A1 पे पहुंच गया है ये। और ये एक रेगुलर हेक्सागोन है, रेगुलर का मतलब सारा साइड इक्वल। उसका एक्स कंपोनेंट आपको लिखने के लिए बोला गया है। फिर बोला गया कि इस फैक्ट का यूज करो कि ये 6 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, रिजल्टेंट होगा, वो 0 होगा। इस बात को प्रूफ करने के लिए कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है cos 0 cos π/3 cos 2 π/3 cos 3 π/3 समथिंग इज इक्वल टू 0। यूज दिस नॉन कोसाइन वैल्यूज टू वेरीफाई द रिजल्ट। आप इसका यूज करो वेरीफाई करने के लिए, जो उसका वैल्यू होता है कोसाइन का, इस पे वैल्यू पुट करके आपको इसको रिजल्ट को वेरीफाई भी करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप ये देख लो कि इसका जो रिजल्टेंट होगा भाई, रिजल्टेंट जो होगा वो हमारा हो जाएगा 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप समथिंग। अब बोलोगे ऐसा कैसे लिख दिया बिना पढ़े बिना समझे। तो देखो यहाँ पे समझने वाला बात यही है कि रेगुलर हेक्सागोन है और यहाँ A1 से स्टार्ट हुआ है और A1 पे खत्म भी हो गया। तो आप बताओ कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब A1 से ही चलना स्टार्ट करेगा और A1 पे भी आके रुक जाएगा तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। इसलिए उसका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। यानी उसका x कंपोनेंट भी कितना हो जाएगा, 0, इसका y कंपोनेंट भी 0 और z कंपोनेंट भी 0 हो जाएगा। ठीक है, सब 0 हो जाएगा, हमें x कंपोनेंट से मतलब है। तो x कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, अब देखो x कंपोनेंट अगर निकालना है तो हमने x के पास जाना है। x के पास देख रहे हैं कि थीटा x के पास है, तो x का जो कंपोनेंट होगा वो cos का कंपोनेंट हो जाएगा। और सारा जो रेगुलर हेक्सागोन है तो सब साइड एक ही होगा, तो मान लेते हैं सब a ही है, a मेजरमेंट का।
तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं A1 इस तक, A से स्टार्ट करते हैं, तो A यहाँ पे होगा और इसका जो डिग्री होगा वो cos 0 हो जाएगा। फिर प्लस उसके बगल वाला A cos 60 डिग्री होगा, 60 यानी कि पाई बाय 3 ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला का जो x कंपोनेंट हम लोग निकालेंगे, तो ये x एक्सिस के पैरेलली यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये जो एंगल हो जाएगा वो इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि देख लो यहाँ पे ये 60 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे ये तीनों आइडेंटिकल एंगल है, ये 60 डिग्री ही बनेगा और यहाँ पे इधर भी 60 डिग्री ही बनेगा, टोटल 60। तो हमें बाहर से मतलब है ये वाले एंगल से, तो ये 120 हो जाएगा। 120 का मतलब होता है 2 पाई बाय 3, तो ये आपका हो जाएगा a cos 2 पाई बाय 3। उसके जस्ट आगे हम तो हल्का सा बढ़ेंगे, तो ये वाले एंगल का देख लो, अगर हम लोग इसको लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो ये एक्स एक्सिस के जैसा ही दिख रहा है और ये एक्स एक्सिस के ही एंटी पैरेलल है, पैरेलल नहीं एंटी पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल तो है बट दूसरे डायरेक्शन में, तो ये एंटी पैरेलल है और इसके बीच का जो एंगल 180 हो जाएगा, क्योंकि एंटी पैरेलल 180 का होता है, तो हम लोग यहाँ पे cos 8 पाई लिख देंगे। बट बेहतर होगा कि यहाँ पे एक सीरीज चल रहा है, देखो पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 3 पाई बाय 3, क्योंकि क्वेश्चन में भी ये चीज लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप अब आगे अभी आप अपने मन से लिख सकते हो a cos 4 पाई बाय 3, फिर इसके आगे लिख सकते हो a cos 5 पाई बाय 3, ये आपका हो गया x कंपोनेंट। ओके, तो यहां से यहां तक हम लोगों ने x कंपोनेंट निकाल रखा है। अब यहाँ पे आप देख लो कि इसका जो x कंपोनेंट है वो है 0 और ये भी निकला है हमारा x कंपोनेंट, और हमें पता है कि Rx जो है रिजल्टेंट, यहाँ से आप देख सकते हो रिजल्टेंट जो है वो 0 है। देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्रूव्ड हो गया ये चीज। देयरफॉर a cos 0 प्लस a cos पाई बाय 3 प्लस a cos 2 पाई बाय 3 और प्लस a cos 3 पाई बाय 3 प्लस a cos 4 पाई बाय 3 प्लस a cos 5 पाई बाय 3, ये आपका 0 के बराबर हो गया। ये चीज हम लोगों ने प्रूव कर दिया। उसी तरह से अगर हम लोगों को y एक्सिस के बारे में पूछता, यहाँ पे x कंपोनेंट के बारे में पूछा था, y कंपोनेंट के बारे में पूछता, तो भी हम लोग ऐसे करके 0 कर देते हैं, यहाँ cos के बदले साइन लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तक प्रूफ कर लिया है। अब बोल रहा है कि यूज द नॉन कोसाइन वैल्यू टू वेरीफाई द रिजल्ट, हमें वेरीफाई भी करना है कि ये 0 के बराबर होता भी है या नहीं। तो चलिए हम लोग वेरीफाई इसको कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग a कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे इक्वेशन में cos 0 बचेगा, प्लस cos पाई बाय 3 बचेगा, प्लस cos 2 पाई बाय 3 बचेगा, प्लस cos 3 पाई बाय 3, प्लस cos 4 पाई बाय 3, प्लस cos 5 पाई बाय 3। चलो बहुत अच्छे। अब हम लोग cos 0 लिखते हैं, यहाँ पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। cos पाई बाय 3 को भी cos पाई बाय 3 ही लिख देते हैं, नो डाउट। अब देखो यहाँ से मैं कुछ रफ में काम करने वाला हूँ, नीचे में ध्यान दोगे यहाँ पे cos 2 पाई बाय 3 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, पाई प्लस पाई, सॉरी पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकते हैं क्या, पाई माइनस पाई बाय 3 इसे लिखा जा सकता है, हाँ या ना। तो पाई माइनस पाई बाय 3 इसे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 3 पाई में पाई जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो पाई में कुछ घट रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड वाले में। सेकंड वाले में कॉस का वैल्यू निगेटिव होता है, तो यहाँ पे हम लोग ये पॉजिटिव ना डाल करके निगेटिव डालेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव ना डाल करके निगेटिव डालेंगे और निगेटिव में हो जाएगा cos पाई बाय 3। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आपका आता है cos पाई, तो cos पाई तो हम लोग रहने ही देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, cos पाई ही रहेगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे cos 4 पाई बाय 3, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिखा जा सकता है, ध्यान दोगे यहाँ पे cos पाई प्लस पाई बाय 4, ऐसा लिखा जा सकता है क्या, सॉरी पाई बाय 3 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 3 पाई प्लस 1 4 पाई बाय 3 हो सकता है। और cos पाई प्लस पाई बाय 3 ये कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है पाई में कुछ ऐड होकर के, यानी थर्ड वाले में जा रहा है, जहां पे भी ये पॉजिटिव नहीं होता है, निगेटिव होता है, तो ये हम यहाँ पे निगेटिव लिखेंगे। ओके, तो ये भी हमारा निगेटिव हो जाएगा, तो ये निगेटिव में cos पाई बाय 3 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे cos पाई बाय 5 पाई बाय 3 कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे cos 2 पाई माइनस पाई बाय 3 ऐसा। तो ये देख लो, ये हम लोग cos 5 बाय 3 पाई बाय 3 को ऐसा लिख सकते हैं। अब 2 पाई में कुछ माइनस हो रहा है, 2 पाई में कुछ माइनस हो रहा है, तो ये जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में जहां पे ये पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा cos पाई बाय 3, यहाँ पे cos पाई बाय
3। अब आपके सामने ये चीज क्लियर हो गया होगा कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और cos 0 और cos पाई एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सामने क्या बचा अंदर में? 0। और फाइनली हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया है? वो भी 0 आया। यानी हम लोगों ने वेरीफाई भी कर लिया है कि ये पक्का 0 ही होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 13। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान से देख लो आप। बोला जा रहा है कि ए आपके सामने गिवन है, बी भी गिवन है, तो एंगल निकालना है आपके पास। तो ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड बी का जो वैल्यू दिया हुआ है आपके पास वो दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ओके, तो हम लोग यहाँ से a का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो a का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? तीनों कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 है, फिर 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और ओवरऑल हो जाएगा 16 प्लस 4 20 और 29। उसी तरीके से हम लोग b का भी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, और b का मैग्नीट्यूड क्या निकल जाएगा? b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। टोटल ओवरऑल 69, 25, 25 और 25 50 हो जाएगा। ये चीज आपका हो गया। अब देखो, अब हम लोग कौन से तरीके का यूज करने वाले हैं, आपको पता है ना, एंगल निकालना है तो हमें पक्का यहाँ पे थीटा का यूज करना ही पड़ेगा। तो कौन सा चीज है जिसमें थीटा का यूज कर सकते हैं? तो ए डॉट बी निकाल देते हैं हम लोग। ठीक है, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जो हम लोग पता कर चुके हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये भी पता कर चुके हैं, कॉस थीटा ये पता कर लेंगे, ए डॉट बी ये भी कर सकते हैं। तो यहां से ए डॉट बी निकलेगा। आपको ए डॉट बी कैसे निकालना होता है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इंटू करेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड निकलेंगे यहाँ पे 29 रूट के अंदर, 50 रूट के अंदर, और यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा। अब देखो मैग्नेट यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? जब कंपोनेंट दिया रहे तो i का i के साथ करके लिख दोगे, और यहाँ पे i j के नहीं लगाना है, बस ये ध्यान रखना। मैंने बता रखा था समरी वाले वीडियो में, देखा होगा आपने। तो यहाँ पे 3 2 6 हो जाएगा, i नहीं लगाना है। 3 4 12 हो जाएगा, i नहीं लगाना है। ये 3 को 4 के साथ करेंगे, ये 2 को 3 के साथ करेंगे, और 4 को फिर से 5 के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू रूट अंडर हो जाएगा, दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं ऐसा, cos थीटा। 12 और 6 हो जाएगा 28, 18, और 18 और 20 हो जाएगा 38, और ये इसको हम लोग इधर ले आते हैं। तो रूट 29 इंटू 5 करेंगे तो 9 5 जा 45, 4 5 2 जा 10, और 4 14, ये रूट के अंदर, ये आपका cos थीटा का वैल्यू हो गया। और यहां से हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 38 बाय रूट अंडर 1450। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये आपका एंगल निकल चुका है। ओके, तो आप जब भी एंगल निकालने का बात करें तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला जा रहा है प्रूव करो कि ए डॉट ए क्रॉस बी जो होता है वो 0 के बराबर होता है। देखो, देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफी खतरनाक है, और वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफी इजी भी है। एक कंसेप्ट लग रहा होता है, आपको पता है कि जब भी अगर हम लोग ए क्रॉस बी निकालते हैं तो मान लेते हैं कि अगर वो सी आता है, लेट ऐसा होता है, तो ये इसका ये मतलब है ना कि ए जो है वो सी पे परपेंडिकुलर है, एंड बी भी जो है वो भी सी पे परपेंडिकुलर है। जो रिजल्ट आता है वो दोनों वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होता है क्रॉस प्रोडक्ट में। ये भी मैंने समरी वाले वीडियो में बताया था, आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज हो रहा होता है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ए डॉट बी का यूज यहाँ पे करेंगे। तो देखो, हम लोगों ने मान रखा है ए क्रॉस बी को सी के बराबर, तो ए डॉट सी हो गया। अब हमें ये पता है ना कि ए परपेंडिकुलर है सी के ऊपर, क्योंकि रिजल्ट है ये, और रिजल्टेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है क्रॉस प्रोडक्ट में। तो अब हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो मोड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सॉरी, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी और कॉस थीटा। अब आपको पता है कि परपेंडिकुलर है तो थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो कॉस यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 90 डिग्री, और आपको पता है कि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो ए सी एंड ये 0, और ये आपका फाइनली 0 हो गया, और ये आप प्रूव कर चुके हो, है ना। तो इस तरीके से हम लोग प्रूव करते हैं। थोड़ा सा थ्योरी का जरूरत होता है, आपको कंसेप्ट का भी जरूरत होता है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, और
इसे भी सॉल्व करते हैं। ए यहाँ पे पता है आपको, क्या पता है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बी आपके पास पता है 4i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 2k कैप आपको निकालना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकलता है, समरी वाले वीडियो में देखा होगा तो आपको पता होगा कि डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है इसमें। तो हम लोग यहाँ पे i, j और k ऐसे लिखेंगे, ए का कंपोनेंट उसके नीचे 2, 3 और 4, बी का कंपोनेंट इसके नीचे 4, 3, 2। अब इसे आप सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। आई ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, फिर 3 को 2 से करेंगे, 4 को 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। फिर माइनस का सिंबल देके जे को लिखेंगे, जे को लिखेंगे तो जे वाले कॉलम में कुछ नहीं लेना है, आई वाले कॉलम से 2, जे के वाले कॉलम से नीचे क्रॉस प्रोडक्ट 2 2 जा 4 हो गया और 4 4 जा माइनस में 16 हो गया। फिर प्लस डालेंगे, के लिखेंगे और के वाले कॉलम से कुछ नहीं लेंगे, 6 हो जाएगा इधर और 4 3 जा 12 हो जाएगा, है ना, ऐसा कुछ। तो 6 में से 12 गया तो माइनस 6 आई क्या बचेगा, 6 में 4 में से 16 गया तो माइनस 12, और माइनस में और ये बाहर में भी माइनस लगा है तो दोनों माइनस मिलके हमारा 12 प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे 6 में से 12 जाएगा तो बचेगा -6k, और यही आपका मैग्नीट्यूड नहीं बोला गया है, आपको सिर्फ यही निकालना है। तो ये आपका सिंपली आंसर हो जाएगा ए क्रॉस बी का। ओके, नेक्स्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन देना है कि अगर आप अभी घर पे बैठे हो और नॉर्मली आप 11th 12th के स्टूडेंट हो, तो आपकी पढ़ाई अगर नहीं हो पा रही है लॉकडाउन की वजह से, तो आप मेरे से एनरोल कर सकते हो मेरे कोर्स में, और आप आईआईटी फाउंडेशन के लिए भी एनरोल कर सकते हो यहाँ पे। जैसे कि आप फ्यूचर में आप आईआईटी जाने का सपना देखते हो, तो आपको आईआईटी फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए क्लास 7 से क्लास 10 के बीच का। तो अगर आप आईआईटी फाउंडेशन या फिर आईएससी जो भी 11th 12th में हो, आप अगर उसमें एनरोल करना चाहते हो तो लोवेस्ट फीस में आपकी कोर्स कंप्लीट करा दी जाएगी, जिसमें आपको बहुत सारे फैसिलिटीज दिए जाते हैं, जैसे रेगुलर लाइव क्लासेस रहेंगी आपकी, और अगर आपकी क्लास किसी दिन मिस हो जाती है तो आपको रिकॉर्डेड क्लास भी प्रोवाइड कराया जाएगा, प्रॉपर डेली नोट्स मिलते हैं आपको, रेगुलर ऑनलाइन टेस्ट भी किया जाता है। अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई डिस्कशन है, तो उसका प्लेटफॉर्म भी बना हुआ है जिसमें आप डाउट डिस्कशन कर सकते हो, एंड एक्स्ट्रा क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी अगर उसकी जरूरत हो तो आप बिल्कुल इसमें एनरोल कर सकते हो, बिल्कुल लोवेस्ट फी में। और अधिक जानकारी के लिए आप चाहो तो फीस के बारे में और डिस्काउंट लेने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके और जानकारी ले सकते हो। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 16 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि ए, बी और सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ओके, तो आप देख लो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो हम लोग ऐसे कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, ऐसा कुछ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और आपको शो करना है कि सी क्रॉस ए क्रॉस बी जो है वो ए के बराबर है। ओके, तो सी क्रॉस ए क्रॉस बी आपको कैलकुलेट करना है। तो अब देखो, अब ए क्रॉस बी यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं, तो वापस से वही कंसेप्ट लगाएंगे कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो एक ऐसा वेक्टर आएगा जो इस पे और इस पे दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। तो देखो, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वैसा आएगा जो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, और ए पे भी परपेंडिकुलर, बी पे भी परपेंडिकुलर, कौन सा ऐसा वेक्टर है यहाँ पे, सी, क्योंकि लिखा हुआ है कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो ए और बी पे तो सी परपेंडिकुलर होगा ही, तो यहाँ पे हम लोग सी क्रॉस सी लिख सकते हैं क्योंकि ए क्रॉस बी सी होने वाला है। अब देखो, किसी भी वेक्टर का खुद के साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं ना, तो वो जीरो हो जाता है। कैसे जीरो होता है वो देख लो, ये मैग्नीट्यूड ऑफ सी लिखेंगे, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ सी लिखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा, और देख लो कि ये जो सी वेक्टर है उसके उसी के साथ कितना एंगल बनेगा, तो वो तो भाई खुद है ना, तो खुद का खुद के साथ 0 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ सी हो जाएगा, फिर बगल में मैग्नीट्यूड ऑफ सी, साइन थीटा जो होगा, थीटा का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 0, साइन 0 डिग्री, और इसका वैल्यू हो जाएगा टोटल ओवरऑल 0, यानी कि ये आपका प्रूव्ड हो गया है, ए सी क्रॉस ए क्रॉस बी जो होता है वो 0 के बराबर होता है। इसका कन्वर्स हम लोग ट्रू नहीं कह सकते हैं कि सी क्रॉस ए क्रॉस बी अगर 0 है तो हम लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि यहाँ पे आप देख लो कि ये सी ए क्रॉस बी और यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इसका मतलब होता है। तो यहाँ से बहुत सारे रिजल्ट हमारे सामने खुल करके आ रहे हैं, जैसे कि या तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी 0 के बराबर हो सकता है, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी 0 के बराबर हो सकता है। हाँ, एक पॉसिबिलिटी है साइन थीटा इज इक्वल टू 0, एक पॉसिबिलिटी तो ये भी है, बट यहाँ पे कन्वर्स इसका ट्रू बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मतलब ऑलवेज हम नहीं कह सकते कि यहाँ ऐसा ही होता है, ऑलवेज क्या, हमेशा ऐसा नहीं होता है, इसलिए ये कन्वर्सली ट्रू नहीं है। जब हमेशा होगा तो ही हम उससे
ट्रू बोलेंगे बिल्कुल पूरी तरह से। तो यहाँ पे ये 3 केस आ जा रहा है। 100% ये केस नहीं है कि ऐसा होने के बाद ये पता चल जाए कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये इसका जो कन्वर्सली ट्रू होगा वो गलत है, ये कन्वर्सली ट्रू नहीं होगा। तो चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 17 में, जो कि क्या कह रहा है आपसे पढ़ते हैं आगे। 17 में कह रहा है कि पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड। स्ट्रेट लाइन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है जो कि स्पीड इसका v है इस डायरेक्शन में। बोल रहा है एट अ सर्टेन टाइम इट इज एट पॉइंट p, मान लेते हैं कि ये एक सर्टेन टाइम पे p पे है, और ऑन अ स्ट्रेट लाइन o इज अ फिक्स्ड पॉइंट, o कहीं पे बाहर में एक फिक्स्ड पॉइंट है, सो दैट OP क्रॉस v इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन p। तो बोला जा रहा है कि चाहे p कहीं पे भी हो, OP क्रॉस v जो है वो फिक्स रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा पोजीशन p के रिस्पेक्ट में। तो OP क्रॉस v की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जब p के ऊपर बात कर रहे हैं, p पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो चाहे p यहाँ रहे या यहाँ रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग एक पोजीशन यहाँ भी ले लेते हैं q के नाम से। अब देखो यहां से यहां तक हम लोग मिला देते हैं, यहां से यहां तक मिला देते हैं। अब देखो यहाँ पे OP क्रॉस V का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे दो केस में। अगर दोनों के केस में 0 हो जाता है, सॉरी दोनों के केस में सेम हो जाता है, तो बोलेंगे कि वो P पे पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। चाहे पोजीशन यहाँ पे P के पास हो या Q के पास हो, वो उसका रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो हम लोग ये रिजल्ट इसका निकाल लेते हैं दो पोजीशन के लिए। तो एक P है एक Q है, तो इसका मतलब हम लोगों के पास क्या वैल्यू निकलेगा, OP का मैग्नीट्यूड, फिर V का मैग्नीट्यूड, और फिर साइन का थीटा। अब देखो थीटा निकल गया तो राइट ट्रायंगल आना चाहिए। तो राइट ट्रायंगल के लिए हम लोग परपेंडिकुलर खींच लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक थीटा बना देते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक अल्फा बना देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, और फिर हम लोग OQ इंटू OV निकाल देते हैं, ठीक है। OQ इंटू OV निकाल देते हैं, दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि वो पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। OQ भी एक तरह से P ही है जो कि Q पोजीशन पे चला गया था। यहाँ कंफ्यूज मत करना, ये OQ जो है वो OP का ही एक हिस्सा है, या फिर OP ही है, बस उसका पोजीशन चेंज हो गया है। तो एक सेकेंड, OP ये हो गया। अब यहाँ सॉरी OQ होगा यहाँ पे, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी। OQ, तो OQ के लिए क्या करेंगे, OQ लिखेंगे, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ V लिखेंगे, फिर हमारा साइन थीटा हो जाएगा, ओके। तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पे आप एक चीज देख लो कि हम लोग अगर इन लेते हैं, इन ट्रायंगल O, यहाँ पे एक नाम दे देते हैं OAQ, AOQ में लेते हैं, अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालें, साइन अल्फा का वैल्यू यहाँ पे निकलेगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा OA बाय OQ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अगर हम लोग दूसरे वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में अगर निकालें AOP में साइन थीटा का वैल्यू, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा, OA बाय OP, है ना, OA बाय OP निकलेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो वैल्यू यहाँ पे जैसे आप पुट करोगे, OP का मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पे, फिर V का मैग्नीट्यूड, और फिर साइन थीटा कितना है, OA बाय OP है। तो देखो OP कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, V का मैग्नीट्यूड और OA का मैग्नीट्यूड, ऐसा कुछ बचेगा। इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें वही चीज हो रहा है, इसमें भी OQ, फिर आपका आ रहा है V, और फिर साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, इसमें इसमें अल्फा हो जाएगा ना, हाँ इसमें अल्फा होगा। साइन अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, OA बाय OQ। तो OQ से OQ कैंसिल आउट हो गया, इसमें भी क्या बचा, V इंटू OA। और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी जो रिजल्ट है और यहाँ जो रिजल्ट है वो दोनों बिल्कुल सेम है, यानी पक्का ये पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन P है, ठीक है। ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया या सोल्ड हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पे बोल रहा है कि फोर्स एक चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है इतना, और E का डायरेक्शन है हमारे एक्सिस के अलोंग, और Y का डायरेक्शन है B के अलोंग, और इसका मिनिमम स्पीड पूछा जा रहा है, डायरेक्शन पूछा जा रहा है कि किस स्पीड से वो जाए कि उसका नेट फोर्स जो हो वो 0 के बराबर हो जाए। तो हम लोग एक फ्री ये डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, बेटर होगा। ये E का डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के अलोंग, और ये Y का डायरेक्शन है B के अलोंग, ये चीज हो गया। और आपके पास जो फोर्स है भाई वो है Q इंटू E प्लस क्यू V क्रॉस B। अब देखो नेट फोर्स 0 है, तो इसे हम लोग 0 के बराबर कर लेंगे, ये हो जाएगा QE प्लस Q इंटू V क्रॉस B। अब देखो Q कॉमन भी कर सकते हैं, कॉमन करके इधर ले आएंगे तो वो 0 हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ ये बचेगा V क्रॉस B।
अब देखो, हमें डायरेक्शन पता करना है, ठीक है, तो हमें v चाहिए एक तरफ, e को एक तरफ कर देंगे, तो e जब इधर जाएगा तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v क्रॉस b। ओके, तो देखो v e जो था वो दूसरे साइड में चला गया है, ठीक है, तो आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि v और b का जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, यानी माइनस e जो होगा वो v पे भी परपेंडिकुलर होगा और b पे भी परपेंडिकुलर होगा, लेकिन माइनस e देख रहे हो इधर के डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना, तो माइनस ही v पे परपेंडिकुलर होगा, b पे भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये जो E का डायरेक्शन होगा इसके ऊपर परपेंडिकुलर कहाँ होगा, ये, तो ये हमारा V हो जाएगा, क्योंकि माइनस ई V पे परपेंडिकुलर है, तो V नीचे रहेगा तब ना परपेंडिकुलर, ये म्यूचुअल डायरेक्शन है, तो आप कह सकते हो ये x एक्सिस का डायरेक्शन है, ये y एक्सिस का डायरेक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, z एक्सिस का डायरेक्शन हो जाएगा। तो हमारा जो डायरेक्शन निकल गया है, डायरेक्शन वो किधर निकला है, वो निकला है z एक्सिस के अलोंग, ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन निकल गया। अब पूछ रहा है मिनिमम कितना स्पीड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है स्पीड का, तो देखो अब आप डायरेक्टली ये b को इधर मत कर देना, मैग्नीट्यूड लगा के हम लोग करेंगे, ठीक है, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई बाय बी। अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस का कोई यूज नहीं होगा, क्यों यूज नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन का कोई हिसाब किताब नहीं रहता है। ओके, यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाला जा रहा है, इसका मतलब है कि डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, माइनस लगा है इसका मतलब ये है कि वो ई के जो भी डायरेक्शन होगा उसका अपोजिट में जा रहा है, इसलिए हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल के, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया स्पीड का। डिवाइड क्यों नहीं करेंगे, ये बात आपको पता होगी कि वेक्टर में डिवीजन नहीं कर सकते हैं दो वेक्टर का, ये समरी वीडियो में मैंने अच्छे से बताया है, वहां पे जाके देख सकते हो। 18 नंबर हो गया आपका फाइनली कंप्लीट, और कुछ नहीं इसमें बचा है, हाँ डायरेक्शन और स्पीड निकालना था। 19 पे आते हैं, ओवरऑल आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, उसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि a डॉट बी इज इक्वल टू है c डॉट बी, बट एक c इक्वल नहीं है, तो इसका अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो कुछ इस तरीके का बात आएगा, ये cos थीटा, ये हो जाएगा c मैग्नीट्यूड, b मैग्नीट्यूड cos अल्फा, और यहाँ पे b और b एक दूसरे को कट कर देंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a cos थीटा इज इक्वल टू आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ c cos अल्फा। देखो यहाँ पे अगर a और c इक्वल नहीं है ना, सिंस a और c इक्वल नहीं हो सकता है मैग्नीट्यूड में, तो इसका मतलब है कि ये दोनों भी इक्वल नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि एक इक्वल हुआ और एक नहीं हुआ तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन को सपोर्ट ही नहीं करेगा, अगर ये इक्वल होता तभी ये भी इक्वल होता, तो ऐसा इसी एक ही केस में हो सकता है जिस केस में ये जीरो के बराबर हो जाए, और जीरो के बराबर कब होगा, जब cos थीटा cos अल्फा दोनों जीरो के बराबर हो जाए, और ऐसा कब होगा, जब थीटा और अल्फा दोनों 90 डिग्री के केस में हो जाए, ठीक है, यानी a और b के बीच का भी एंगल 90 और c और b के भी बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे फिगर में समझ सकते हो कि ये x एक्सिस का डायरेक्शन है, ये y एक्सिस का डायरेक्शन है, और ये a है और ये b है, ऐसा कुछ, और फिर एक और ऐसा डायरेक्शन है जिसमें आप कह सकते हो कि कुछ ऐसे इस तरीके से, ये आपका b हो जाएगा, ये आपका a हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड है, ये आपका y एक्सिस का डायरेक्शन है, ये आपका x एक्सिस के डायरेक्शन में है, ये a और b के, यहाँ पे c होगा, b और c के भी बीच का 90 डिग्री और a और b के बीच का जो है एंगल वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हो नॉर्मली। तो इस केस में वो जीरो के ये दोनों बराबर नहीं होगा, लेकिन इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। ओके, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें आपसे बोला गया है कि आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है सबसे पहले, उसके बाद आपको टेंजेंट निकालना है 2, 4, 6 और 8 पे, उसके बाद आपको फाइंड करना है वो स्लोप टेंजेंट का, और फिर वेरीफाई करना है कि y इज इक्वल टू 2x² होता है, और ये भी वेरीफाई करना है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू 4x होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं ग्राफ तो ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हो बस वही x, ये एक्सिस हो जाएगा x का, और ये एक्सिस हो जाएगा y वाला। यहाँ पे आपने क्या करना है, x के सारे कंपोनेंट को लिखना है जो यहाँ पे लिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसी तरीके से ये जा रहा है 2 है, ये 8 है, ये आपका 18 है, ये आपका 32 है, ये आपका 50 है, ये आपका 72 है, ये आपका 98 है, ये 128 है, ये 162 है, और ये आपका 200 है। ओके,
कुछ इस तरीके से। अब आप यहाँ पे बेसिकली अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 पे 2 है, 2 पे 8 है, 3 पे 18 है, 4 पे 32 है, 50 है यहाँ पे 5 पे, 6 पे 72 है, 7 पे 98 है, 8 पे 128 है, फिर 6 पे ये है और 10 पे 200 है। तो आपका कुछ ग्राफ जो है वो कुछ, मैं बोला था कि इस तरह से ग्राफ ड्रॉ बिल्कुल यहाँ वाले में नहीं हो पाएगा। ये एक स्ट्रेट लाइन के जैसा दिख रहा है बट ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये थोड़ा सा कर्व टाइप का है। मैं आपको बस यहाँ पे ग्राफ डायरेक्टली ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, आपको कैसा ग्राफ ड्रॉ मिलेगा। अगर आप ग्राफ कॉपी में बनाओगे तो आपको एग्जैक्टली ऐसा ही ग्राफ दिखेगा जैसा अभी बनने वाला है। ये कुछ इस तरह का ग्राफ दिखेगा, ठीक है, इस तरीके का। तो नॉर्मली इस तरीके का ग्राफ आपको दिखने को मिलेगा। तो आप इसे ग्राफ पहले बना लोगे, फिर आपको बोला गया कि टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो आप 2 पे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे। ओके, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। 2 पे यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, उसके बाद फिर बोला है 4 पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, फिर 6 पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, फिर 8 पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। उसके बाद बोला है कि स्लोप, फाइंड द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट। अब इसका आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना है। ओके, फिर इसका स्लोप निकालोगे, वेरीफाई करो कि जो कर्व है वो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर हो रहा है। तो हाँ भाई हो रहा है, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर तो हो ही रहा है। जैसे मान लेते हैं, एक वेरीफाई करने के लिए 4x इज इक्वल टू 8 ले लेते हैं, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 2 इंटू 8 आ रहा है। देखो तो 2 इंटू 8 का स्क्वायर हो गया, यानी कि 64 इंटू 2 128। तो देखो 8 के पास 128 है, यानी कि ये बिल्कुल 2x एक्स स्क्वायर को सपोर्ट कर रहा है। यानी y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है। तो भाई टेन थीटा यानी स्लोप जो होता है, स्लोप m होता है और m आपका टेन थीटा के बराबर होता है, और टेन थीटा को हम लोग dy बाई dx भी लिखते हैं। y का वैल्यू 2x स्क्वायर है, तो dy बाई dx क्या होगा, मैंने डिफरेंशिएशन की भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पे आप इसका जैसे ही निकालोगे तो वो फॉर्मूला क्या लगता है कि जितना भी x टू द पावर n रहेगा उसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1। ये तो 2 तो यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा, और ये पावर सामने भी आ जाएगा और पावर एक माइनस भी हो जाएगा, 2 माइनस 1। फाइनली ओवरऑल इसका 4x आंसर आएगा। ओके, तो ये आप देखो dy बाई dx, यहाँ से हम लोगों ने 4x निकाल भी रखा है, ये भी हमारा 4x आ गया है। और बेसिकली आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो आप यहाँ पे स्लोप भी निकाल सकते हो सबका। ओके, तो स्लोप कैसे निकलेगा, 4x है तो जितना भी x यहाँ पे हमें दिया जा रहा है उसका हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे वो देखो, एट x इज इक्वल टू 2। तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू होगा 4x, हमें अभी निकाला है। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ वरना मिला मिला नजर आएगा। 4x तो 4 इंटू 2 यानी 8 हो जाएगा स्लोप। एट x इज इक्वल टू 4 लेंगे तो स्लोप हमारा हो जाएगा 4 इंटू 4 यानी कि 16। अगर x इज इक्वल टू 6 लेते हैं तो हमारा जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा 4 इंटू 6 जो कि होगा 24। एट x इज इक्वल टू 8 लेते हैं तो हमारा जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा 4 इंटू 8 यानी 32। ये आपका स्लोप हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, समझ में भी सारा चीज आ गया होगा। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो आने वाली वीडियोस के लिए। और टिल देन टेक केयर, बाय बाय, देखते रहो, वॉच करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।